हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लेक्चरार जैसे एग्ज़ाम में जैसे लास्ट ईयर देखा जाए तो 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से क्या किए गए थे, पूछे गए थे। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज़। जैसे कि यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो डिजीज़ वाला चैप्टर है, डिजीज़ वाला जो टॉपिक है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। केवल एक ही टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमको दिए रहते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होता है हमारे शरीर में, प्रतिरक्षा क्या होती है, और फिर बात करेंगे हम डिजीज़ के बारे में जिसमें बहुत सारे टाइप के डिजीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम लोग बेसिकली सबसे पहले किसकी बात करते हैं बताइए। यहाँ पर डिजीज़ की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाट इज़ द डिजीज़, या फिर रोग किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल सी बात पता होती है कि हमारे 3 पॉइंट जो ध्यान रखने होते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट आता है फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल। यदि ये तीनों रूप से इंसान क्या है बताओ, फिट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हेल्दी कहते हैं या स्वस्थ कहते हैं। यदि इन तीनों में से किसी एक में भी क्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो वो क्या है बताइए, वो हेल्दी नहीं है। तो तीनों का एक साथ स्वस्थ होना ही, तीनों रूप से स्वस्थ होना ही हेल्दी है। अब जैसे आप फिजिकली तो ठीक दिखते हैं, लेकिन मेंटली क्या है बताइए, आप बहुत परेशान हैं, चिंता कर रहे हैं, तो ये भी एक क्या है बताइए, प्रॉब्लम है। तो तीनों रूप से ठीक होना ही क्या है बताइए, एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन है। एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान, खुश और समाज में क्या रहता है बताइए, सक्रिय रहता है। ये जो बातें कर रहा हूँ वो थोड़ी सी क्या है बताइए, इंट्रोपोइट है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज द डिजीज। जैसे आप पढ़ रहे हैं इसमें डिजीज, बताइए डिजीज किसको बोलते हैं। डिजीज मतलब आपकी इजीनेस में क्या होती है, कमी, तो वही क्या है बताइए, डिजीज है। तो कुल मिला के जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ आप यहाँ पर नहीं जी पाते। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डिजीज जो होता है वो शरीर या मन की जो होती है सामान्य क्रियाओं में क्या होती है, असामान्यता या गड़बड़ी। जैसे मैंने कहा ना, डिजीज मतलब इजीनेस में क्या होता है, कमी होना ही क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। इसमें व्यक्ति असहज, कमजोर और अक्षम महसूस करता है, ये सब क्या है, डिजीज है। तो हम डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, केवल एक ही तरीके का होता है कि बहुत अलग अलग टाइप के हम डिजीज़ पढ़ते हैं। यस, बहुत अलग अलग टाइप के डिजीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि एक होता है, बीमारियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ें तो बहुत सारे डिजीज़ पढ़ेंगे। जैसे डिजीज़ में हम लोग बात करें तो वो कुछ बैक्टीरिया से हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, वो फंगस से हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, वो वायरस से हो सकता है, चौथा क्या है, प्रोटोजोवन से हो सकता है, पांचवा क्या है, जेनेटिक डिजीज हो सकता है। अब डिजीज तो डिजीज है ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो कुछ विटामिन की कमी से भी डिजीज होता है, कुछ क्या होता है, मिनरल्स की कमी से भी होता है। तो ये सब क्या है बताइए, टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप के क्या है, डिजीज है। तो इसका एक पोर्शन जो रहेगा वो हमारा ये रहेगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बताओ, डिजीज के बारे में। इसके सेकंड पोर्शन में हम डिस्कस करते हैं इम्यूनिटी, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा। अब एक बात बताओ, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा है, जिसको हम डिफेंस पॉइंट कहते हैं, हमारे शरीर का डिफेंस जो है वो कौन बनाता है बताइए। आपके शरीर में जो डिफेंस है या फिर आपका प्रतिरक्षा है या आपकी जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए
कि जो आपके शरीर में प्रतिरक्षा है वो आपको कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, तो ये प्रोवाइड होती है हमारे ब्लड से। अब बताइए मुझे, ब्लड में यदि हम देखें तो ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होता है। एक होता है इसका कंपोनेंट पार्ट, मतलब जो कंटेंट इसमें देखने को मिलता है, आरबीसी, एक क्या होता है डब्ल्यूबीसी, एक क्या होता है प्लेटलेट्स। इसके अलावा एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55% पार्ट, जिसमें होते हैं कुछ प्रोटीन्स, लगभग 6 to 8%। जो प्रोटीन्स होता है वो आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और यदि याद आ रहा होगा तो ये प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अब बताओ कौन कौन सा 3 टाइप है प्रोटीन का? नंबर फर्स्ट है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, बताइए फाइब्रिनोजन जो है वो क्या है? एक तरीके से ये रक्त का थक्का जमने में पार्टिसिपेट करता है, या इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये हेल्प होता है। एक होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है यदि पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी क्या है तो याद करो, जैसे कि आईजी क्या होता है? जी होता है, आईजीए होता है, आईजीएम होता है, आईजीई होता है। तो ये जो बनाता है ग्लोब्यूलिन होता है। तो हमारे शरीर में यदि एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है वो कौन सा है पूछेगा तो हम क्या आंसर देंगे बताइए? ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन क्या है? तो एक प्रकार का क्या है बताइए? प्रोटीन है। इसके अलावा यदि हम लोग चलें तो एक और प्रोटीन पाई जाती है हमारे प्लाज्मा में जिसको बोलते हैं एल्बुमिन। यही तो मेन रोल है इसका। एल्बुमिन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बताइए रक्त का थक्का कौन जमाता है? फाइब्रिनोजन। लेकिन हम प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं तो प्रतिरक्षा से संबंधित जो प्रोटीन है वो कौन सी है? ग्लोब्यूलिन है। आपसे मैं पूछता हूँ ना कि हमारे शरीर में जो मेन प्रतिरक्षा है वो जवाबदारी किसके पास है बताओ? डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का भी दो पार्ट होता है। एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। अब ए ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप का होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। जो नोट्स है आपको उसमें सब मिल जाएगा। एसिड होता है तो उसको इओसिनोफिल, बेस होता है तो उसको बेसोफिल, और न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रोफिल। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे? यदि एसिड है तो इओसिनोफिल, बेस है तो बेसोफिल, और न्यूट्रल है तो न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट जो होता है वो मेनली जो याद रखना है होता है मोनोसाइट। और एक हमको याद रखना है इसी में, बताइए, ये जो है इम्पोर्टेंट है हमारा लिम्फोसाइट। क्या है बताओ? लिम्फोसाइट। तो ये जो हमारा लिम्फोसाइट है, बताइए, ये जो हमारा लिम्फोसाइट है ये लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं और एक होता है जिसको हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब एक बात बताओ, बी लिम्फोसाइट वो होता है जो क्या बनाता है बताइए? एंटीबॉडी। यस, बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है? एंटीबॉडी। और जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या काम करता है? इस बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। फिर से सुनिएगा, ये जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाता है और जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है? हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। तो हम लोग यहाँ पर से देखते हैं कि मेनली जो हमारे शरीर में 2 टर्म यूज होते हैं, या फिर इम्यून सिस्टम में 2 टर्म का हम यूज करेंगे। एक होता है एंटीजन और एक होता है यहाँ पर
एंटीबॉडी। तो व्हाट इज द एंटीजन एंड व्हाट इज द एंटीबॉडी? तो हम इसे कह सकते हैं जब हमारे ब्लड में, सारा खेल तो किस में होना है बताइए, ब्लड में ही ना। तो जैसे कि ये हमारा है आरबीसी, आरबीसी के सरफेस में जो होता है उसको एंटीजन कहते हैं। अब बाहर से कुछ भी हमारे शरीर में एंटर करता है वो एंटीजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो वायरस हो सकता है, चाहे वो फंगस हो सकता है, चाहे वो प्रोटोजोवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंटीजन। और एंटीजन जब हमारे शरीर में एंटर करेगा तो इसके अगेंस्ट जो है प्लाज्मा, उसमें कौन सी लिम्फोसाइट है बताइए? प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है वो यहाँ पर क्या बनाती है, याद करिए, एंटीबॉडी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। तो कुल मिला के हम लोग यदि यहाँ पर देखें कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंटीजन है जो एक प्रकार से हो सकते हैं पैथोजन। जब ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो इसके अगेंस्ट क्या बनाता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एंटीजन पैथोजन होता है। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, हर एंटीजन पैथोजन नहीं होता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी हम लोग को समझ में तो आ रहा है कि एंटीबॉडी कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या है बताओ, प्रोटीन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइको प्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन। यदि हमसे क्वेश्चन पूछेगा एंटीबॉडी क्या है, कंपोनेंट क्या है, तो क्या बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन। ध्यान रहेगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है बेसिक टर्मोलॉजी जो आपको इसमें ध्यान रखना है। हमको बहुत सारा चीज़ इस पर स्टडी करनी है। जैसे हम इम्यून सिस्टम के बारे में पहले पढ़ेंगे, और इम्यून सिस्टम में भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो होता है हमारा, ये वाला ग्लोब्यूलिन वाला पार्ट, इसको पढ़ते हैं हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है हमारे शरीर में? एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो सर्कुलेशन में ब्लड तो सर्कुलेट होता है, लेकिन इसके अलावा एक और लिक्विड पार्ट होता है जो हेल्प करता है हमारे इम्यूनिटी में। तो उसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो मेनली क्या बना रहा है बताइए, हमारे शरीर में मोटा मोटी एंटीबॉडी बना रहा है। तो अब हमको यहाँ पर सीधा सीधा डिस्कस करना है कि इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। बताइए कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं हम एक्टिव इम्यून सिस्टम, और एक जो होता है जिसे हम कहते हैं पैसिव इम्यून सिस्टम। एक है जिसका नाम है एक्टिव इम्यून सिस्टम, दूसरा है पैसिव इम्यून सिस्टम। एक सेकेंड, सबसे पहले हम ये भी तो बात कर लें, ये जो है वो दो टाइप का है। एक जन्मजात, एक जो जन्म से मिलता है उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम जन्मजात कहते हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी है। और दूसरा है अर्जित प्रतिरक्षा, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं वो कौन सी इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दूसरे पोर्शन में। हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट देखते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप ग्रहण कर रहे हैं, ये दो तरीके से होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और एक जो होता है जिसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एक है एक्टिव इम्यूनिटी और एक क्या होता है बताइए, पैसिव इम्यूनिटी होती है। और एक्टिव में भी ये दो तरीके का होता है, पैसिव में भी ये दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल।
और एक होता है हमारा यहाँ नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं वो दोनों में कॉमन है, एंटीजन। अब देखो, इनेट मतलब क्या होता है, जो प्रतिरक्षा हमको जन्म से ही मिलता है, बाय बर्थ ही मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा। लेकिन जो प्रतिरक्षा आप पैदा होने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद ग्रहण करते हो, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। नंबर फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ए से हम लोग याद रखते हैं एंटीजन की वजह से होता है। अब देखो, एंटीजन की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, नेचुरल। अब नेचुरली एंटीजन हमारे शरीर में कैसे इफेक्ट इंटर कर सकता है, आप इसको ऐसे देसी में समझिए। यदि कोई बच्चे को, यदि कोई फैमिली जो है या दंपत्ति जो है वो बहुत ही क्या है, वेल मेंटेन रख रहा है, एकदम साफ सफाई करके रख रहा है, बात बात पे एकदम चीज़ों को परफेक्ट रख रहा है, तो ऐसे इंसान जो होते हैं जब बड़े होते हैं और जब घरों से बाहर पढ़ने जाते हैं, तो जो बाहर का जो माहौल होता है उसके लिए उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, अब वो कभी वो ऐसा देखे नहीं होते हैं, तो क्या हो जाता है, हाई सेंसिटिव हो जाता है, छींकने लगते हैं, तो बार बार उनको क्या होता है, एलर्जी हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो और वहीं पर गांव के बच्चों को देखा जाए, तो इसीलिए देखा जाए जो शहर के बच्चे होते हैं उनको बार बार बीमारी होता है, लेकिन गांव के बच्चे धूल वूल में लपटाए हैं, बढ़िया मस्त रगड़ाए हैं, तो क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, एंटीजन उनके शरीर में एंटर कर रहा है, जिसकी खिलाफ हमारा बॉडी या हमारा ब्लड या बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बना रहा है। तो हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे में क्या होता है, ज़्यादा बूस्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरली यदि देखा जाए इस टाइप की इम्यूनिटी जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, हमारे नेचुरल इन्फेक्शन में। चाहे वो कोई सा भी इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो, समझ आ रहा है, फंगस हो, तो अलग अलग टाइप का तो हमको डिजीज देखने को मिल ही रहा है यहाँ पे। और वहीं पर यदि हम बात करें आर्टिफिशियल में, नंबर सेकंड यदि हम यहाँ पर बात करते हैं एंटीजन को आर्टिफिशियली आपके शरीर में इंटर कराना, मैंने क्या कहा, हर एंटीजन पैथोजन होता है क्या, बताओ, मैक्सिम सभी, प्रायः तो कह सकता हूं लेकिन सभी नहीं होते हैं। तो यदि आर्टिफिशियल, जिस कोरोना का वायरस, अब वो एक प्रकार का हमारे शरीर के लिए क्या है बताइए, एंटीजन है, और उसको हमको बॉडी के अंदर क्या कराना है बताओ, इंटर कराना है, तो हम उसे उसी फॉर्म में देंगे कि इनएक्टिव फॉर्म में देंगे, यस, हम उसको इनएक्टिव करके जब बॉडी में क्या करवाते हैं, इंटर करवाते हैं, क्या बोला, जब उसको हम इनएक्टिव करके हम अपने पूरे अपने बॉडी में इंटर करवाते हैं, तो हमारा जो बॉडी है उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, एंटीबॉडी। भले टाइम लगता है, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं वैक्सीन, या इसी को कहता है टीकाकरण। यस, वैक्सीन, वैक्सीनेशन करना, जैसे हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हम जिसके खिलाफ क्या करते हैं बताइए, अब जैसे ये क्या होता है स्पेसिफिक नॉन, जैसे ये क्या होता है, जैसे कि बात करें हम यहाँ पर, यदि आपको मैं एंटीजन दे रहा हूँ कोरोना को, तो कोरोना के खिलाफ क्या बनाएगा बताइए, एंटीबॉडी बनाएगा, ऐसा नहीं प्लेग के खिलाफ बनाने लग जाएगा। तो जो है जिसके खिलाफ है वो उसी के खिलाफ क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। अब यदि पेसिव इम्यूनिटी की बात की जाए, सेकेंड यहाँ पर पेसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो पेसिव इम्यूनिटी जो होता है वो किसकी वजह से होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी की वजह से। यस, तो ये जो है वो किसकी वजह से है, एंटीबॉडी की वजह से है। अब यदि आपके शरीर में नेचुरली एंटीबॉडी बन रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, पेसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब बताइए ये हमको कहाँ पर देखने को मिलता है,
तो ये हमको देखने को मिलता है IgG। IgG एंटीबॉडी क्या है? देखो, जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है, कौन से महीने में? 9 महीने के दरमियान, तो बच्चा किससे कनेक्ट होता है बताइए? अपनी माँ से। प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होता है। और प्लेसेंटा किसकी दीवार में धंसा होता है बताओ? यूट्रस की दीवार में धंसा होता है। अब एक बात बताइए, जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर है तो अंदर उसको इम्यूनिटी तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। तो जो माँ का प्लेसेंटा है वो इसको कौन सी एंटीबॉडी दे रहा होता है? IgG। तो ये एक प्रकार का क्या है बताइए? नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। बोलो कैसे बोलेंगे? नेचुरल। मैं पूछूंगा कि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो माँ के द्वारा बच्चे को दिया गया जो इम्यूनिटी है वो क्या कहलाता है, या हम उसे क्या कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे उसे? एक प्रकार का नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन यदि यहीं पर दूसरा एक और दे दूं मैं, IgA, ये मदर प्लेसेंटा बनाता है, मदर प्लेसेंटा बनाता है, और ये IgA है वो क्या होता है? ये मदर मिल्क में देखने को मिलता है। जिसे न्यू बोर्न बेबी को क्या करता है? मिल्क फीड कराती है माँ जो होती है, उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। एक याद रखिएगा क्या कहते हैं हम उसे, तो उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ये जो मदर मिल्क है वो IgA में, मदर मिल्क में पाया जाता है IgA एंटीबॉडी। इसीलिए तो कहा जाता है कि शुरू के 6 महीने में बच्चे को केवल और केवल किसका? मदर मिल्क ही पिलाइए, कुछ दूसरा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पूरा बॉडी क्या है बताइए? इसी एंटीबॉडी से क्या होता है बताइए? उसका पूरा बॉडी क्या होता है? बूस्ट होता है। ठीक। उसके बाद जो प्रोसेस होता है मुंह जुठरवाने वाला, वो 6 महीने के बाद कराया जाता है। लेकिन 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, बिकॉज उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी देखने को मिलती है। तो ये तो था नेचुरली एंटीबॉडी जो हमारा शरीर बना कर दे रहा है। दूसरा है आर्टिफिशियल। अब आप लोग खुद सोचो, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी हम कैसे इंटर करवा सकते हैं? देखो, यदि हमारा तबीयत खराब है तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करते हैं? हम लोग दवाई गोली खाते हैं। तो वो जो दवाई गोली दिया है, जैसे कि हमको एंटीबायोटिक्स देता है, तो वो क्या कहलाता है? एंटी सीरम। क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स जो देते हैं ये क्या होता है? एंटी सीरम होता है। और इसी के साथ साथ एक और आता है एंटी वेनम। एंटी सीरम, एंटी वेनम, ये जो दवाइयाँ हैं ये सब क्या है बताइए? हमारे आर्टिफिशियल एंटीबॉडी है। चलिए, अब मुझे सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दो यहाँ पे, एकदम सिंपल, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है? 2। हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? एक्वायर्ड। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि IgG या IgA किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो कैसे आंसर देंगे? देखो, नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बोलो, नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सांप के काटे जाने पर जो एंटी वेनम दिया जाता है वो किस टाइप की इम्यूनिटी है? तो बोलो आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बोलो, आसान है। वैक्सीनेशन क्या है? हमसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीनेशन दिस द आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है? बोलो, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? तो चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है
इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा इम्यून सिस्टम में हम नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन। या इसी को कहा जाता है लसिकाभ अंग, है ना। तो यहाँ पर देखो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा, जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू बॉडी में क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारे पार्ट में जैसे मैं कुछ बताऊंगा यहाँ पर, अभी अपन जो डिस्कस करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। देखो मेनली लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ध्यान रखिएगा। और एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये कितने टाइप का होता है, हमसे कोई पूछे तो हम बताएंगे दो टाइप का होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक क्या होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होता है जहां पर लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं या फिर बनते हैं। तो ये जो बनता है वो हमारे में कहाँ बनता है बताइए, एक तो थाइमस में और एक बनता है रेड बोन मैरो में। कहाँ पर बनता है, एक तो थाइमस होता है और एक रेड बोन मैरो होता है। अब बताइए थाइमस कहाँ पर होगा, थाइमस कहाँ होता है, हार्ट होता है ना, हार्ट जहाँ पे, तो वहीं पर प्रेजेंट होता है उसी के पास जो थाइमस होता है। और ये जो होता है मेनली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोसाइट से यहीं बनते हैं। और और ये जो होता है जब बच्चा पैदा होता है तो साइज में ये बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है इसका साइज क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है बचपन में इम्यूनिटी क्या होती है, बात ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इम्यूनिटी क्या होती है, डाउन होती चली जाती है। क्यों होते चले जाती है, उसके पीछे रीज़न साफ है, क्योंकि थाइमस का साइज क्या होता जा रहा है, यहाँ पर छोटा होता जा रहा है ना। दूसरा जो है यहाँ पर रेड बोन मेरो है। पहला तो हमको थाइमस समझ में आ गया, दूसरा हमारा यहाँ पर है रेड बोन मेरो। और ये रेड बोन मेरो हमारे कहाँ देखने को मिलता है बताइए, हमारे बोन्स में देखने को मिलता है रेड बोन मेरो। और यहाँ पर ये बनता है और यहाँ पर बनने के बाद जो ये आफ्टर मैचुरेशन यहाँ बनता है और परिपक्वन के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये चले जाते हैं। अब हमारे शरीर में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो है स्प्लीन। ठीक है, आप सभी जानते हैं स्प्लीन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान या फिर ब्लड बैंक कहते हैं। तो हमारा ब्लड बैंक कौन सा है पूछेगा, हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, या ग्रेवयार्ड या फिर क्या बोलते हैं कब्रिस्तान जो होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्वेश्चन पूछे आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या है स्प्लीन। कहाँ पर होता है, ये स्टमक होता है ना, इसी के जस्ट अपर पार्ट पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये भी हमारे बैक्टीरिया को मारने में क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्प्लीन के अलावा जो होता है हमारे में देखने को मिलता है क्या क्या बताइए। एक तो हमारे में देखने को मिलता है पेयर पैचेस। ये पेयर पैचेस कहाँ देखने को मिलता है बताओ, हमारी छोटी आंत में, हमें आंत में देखने को मिलता है पेयर पैचेस। इसके अलावा जो होता है नेक्स्ट हमारा टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स यहाँ पर देखा होगा ना, जो हमारे गले के पास है टॉन्सिल्स। तो देखना सर्दी खांसी के टाइम, किस टाइम बताओ,
जब हमको जुकाम होता है, नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये बैक्टीरिया को पकड़ लेता है और पकड़ के क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं। तो डॉक्टर जो चेक करता है वो क्या चेक कर रहा होता है, जब आपको बोलता है आ करिए करके, तो आ करिए बोलता है, तो वो आपका क्या चेक कर रहा है बताओ, टॉन्सिल चेक कर रहा है। इसके अलावा होता है यहाँ पर अपेंडिक्स। अब कई लोग तो बोलते हैं सर अपेंडिक्स जो होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो तो अवशेषी अंग है, तो फिर वो कैसे हुआ। अरे देखो, जो अपना प्राइमरी काम ना करके कोई दूसरा काम कर रहा हो, तो ये अपना प्राइमरी काम थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, तो ये अपना प्राइमरी काम ना करके दूसरा काम कर रहा है, तो अपेंडिक्स क्या है बताओ, एक प्रकार का लिम्फ नोड है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है लिम्फ नोड। क्या है बताओ, लिम्फ नोड। और इसमें लिम्फेटिक वेसल भी आता है, इसी में क्या आता है, लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे शरीर में क्या है बताइए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और ये वो हैं जो बैक्टीरिया या फिर पैथोजन को फांद के क्या करते हैं बोलो, हमारे शरीर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ये है हमारे शरीर का लिम्फोइड ऑर्गन। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, उसको थोड़ा आसानी से आपको मैं समझा देता हूँ। लेकिन ये समझाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में पूरे बॉडी को ब्लड कौन दे रहा है। तो बताइए, हमारे शरीर में पूरे बॉडी को जो ब्लड है वो कौन सप्लाई करता है। तो क्या बताएंगे, हमारे बॉडी में कौन ब्लड दे रहा है। यदि ये क्वेश्चन मैं पूछूं, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है बताओ, हार्ट के थ्रू होता है। तो याद करिए, जो हमारा हार्ट है वो यहाँ से क्या निकालता है बताओ, ऑर्टा। और ऑर्टा जो होते हैं पूरे बॉडी को क्या बनाते हैं बताओ, आर्टरीज। और ऑक्सीजनेटेड जैसे ये ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन को क्या दे रहा है, ये आर्टरीज। एक ऑर्गन है कि बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत से ऑर्गन है। तो ये आर्टरीज इस ऑर्गन को क्या देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। और इस ऑर्गन से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इसको ऑक्सीजन दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर कौन, वेन जो होता है वो वापस से फिर कहाँ चला जाता है बताइए, हमारे हार्ट में। और पता होगा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाता है बताइए, लंग्स में। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बताइए, बाहर करता है। और यहाँ से ऑक्सीजन को लेके क्या करता है, वापस हमारे हार्ट में आता है। और हार्ट से फिर ये ऑर्टा में जाकर पूरे बॉडी को क्या देता है बताओ, ऑक्सीजन देता है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता है। तो हमको पता है ऑर्टा जो है वो क्या बनाता है, आर्टरी। और आर्टरी बनाता है आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल जाता है कैपिलरी में, जैसे आपने पढ़ा होगा इसको, धमनी, इसको बोलते हैं आर्टरी। धमनी जाता है धमनिका में, इसको बोलते हैं आर्ट्रियोल। फिर बनता है कैपिलरी। कैपिलरी अब कैपिलरी तो कैपिलरी ही कहलाएगा। फिर बनता है वेन्यूल। धमनिका के बाद आता है वो वेन्यूल। फिर वेन्यूल क्या बनाता है, वेन। और वेन वापस में फिर कहाँ जाता है बताओ, हमारे हार्ट में। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में क्या चल रहा है बताओ, सर्कुलेशन चल रहा है। इस तरीके से हमारे बॉडी में क्या चल रहा है बताओ, सर्कुलेशन चल रहा है। तो इसी को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यदि इसी को हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर से क्या आ रहा है बताओ,
ये है हमारा, मान लो सपोज आर्टरी है, क्या है बोलो, आर्टरी है, ये धमनी है। और बताइए जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, दिल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब दिल नहीं बनता, उसका वेंट्रिकल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है बताइए, प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना है बताइए हमारा, 120। बताओ सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80। ठीक है, एक सेकेंड ना। तो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर मैंने कितना कहा है, 120, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80। तो यहाँ पर से हम देखें तो ये मान लो एक हम ऑर्गन बना लेते हैं, ये इस तरीके से, ये हमारा ऑर्गन है, ठीक है। और याद रखिएगा गाइस, ये वाला जो पार्ट होता है वो किस में टूटता है बताओ, आर्ट्रियोल में। ये किस में टूटता है, आर्ट्रियोल में, मतलब धमनी का। और यहाँ पर ये छोटे छोटे क्या होते हैं बताओ, इस कैपिलरी वाले पार्ट में छोटे छोटे हम देख पाते हैं कि यहाँ पर छेद होते हैं, इसको कहते हैं फेनेस्ट्रा। तो यहाँ पर एक कैपिलरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बताओ, कैपिलरी प्रेजेंट होता है। हम समझने के लिए बस एक बना लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ से फिर ये बाहर आता है, और ये बाहर आकर फिर इस तरीके से वेन्स बनाता है। ये क्या बना रहा है, वेन्स बनाता है। वेन्यूल जो होता है वो आगे जाकर क्या बना लेता है, ये वेन बना लेता है। क्लियर है। तो ये क्या है बताइए, ये हमारा आर्टरी है, और ये हमारा क्या है बताइए, वेन। क्लियर है गाइस। तो बताइए यहाँ पर से जब हमारा प्रेशर 120 बाई क्या होता है, 80 mmHg होता है, तो जब हमारा वेंट्रिकल क्या होता होगा बताओ, सिस्टोल करता होगा, तो पूरे बॉडी में क्या होता है बताओ, पूरे बॉडी में ब्लड क्या होता है बताओ, पंप किया जाता है। तो पहले आता है आर्टरी से, आर्ट्रियोल में आता है। तो जब यहाँ पर ब्लड आता है, तो यहाँ कैपिलरी में पहुँचने के बाद जो हमारा प्रेशर होता है यहाँ पर, वो कितना कम हो जाता है बताइए, 40 mm ऑफ Hg। तो ये प्रेशर घट के कितना हो गया, यहाँ पर 40 mm ऑफ Hg हो जाता है। और ये जो होता है यहाँ पर हमारे इस ब्लड में क्या भरा हुआ है बताओ, ऑक्सीजन। मैं आपको फिर से बताता हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें लिम्फ को पहले समझना पड़ेगा। तो क्लियर कट मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम लिम्फ की बात कर रहे हैं। ब्लड के अलावा, प्लाज्मा के अलावा एक और पार्ट होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमने पढ़ा यहाँ पर, क्या बोलते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन। ये इसको आप अच्छे से क्या कर पाएंगे बताओ, समझ पाएंगे। ये रेड बोन मैरो, ये थाइमस, इसके बाद ये जो स्प्लीन, पेयर पेचिस, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल। तो मेन जो हमको ये सीख रहे हैं, ये लिम्फ नोड का क्या खेल है, और लिम्फेटिक लिम्फेटिक वेसल का क्या खेल है, यहाँ पे हम इसके बारे में हम यहाँ पर या क्या कर रहे हैं बोला, स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक जो बात है कि ब्लड जो है वो यहाँ से आ रहा है, और आने के बाद अपने साथ क्या रखा है, ऑक्सीजन। तो ये सेल्स को क्या दे रहा है बताओ, ऑक्सीजन, और बदले में यहाँ से क्या ले रहा है बताओ, CO2। बदले में क्या ले रहा है यहाँ से, CO2। लेकिन याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो पास वाली सेल को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो दूर वाली सेल है वो उनको नहीं मिल रहा है। समझ आया।
तो कायदे से देखा जाए कि ऑक्सीजन ये पास वाले नहीं, ये हमारा ऑर्गन है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, ऑर्गन है। कोई सा भी अंग है जिसमें आपकी धमनी अंदर घुसी है, क्या महीन कैपिलरीज है जिसमें हम एक कैपिलरीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे किसको मिल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक पास वाली सेल को तो मिल पा रहा है लेकिन दूर वाली सेल को उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको यदि ऑक्सीजन मिले तो इसके लिए इनको यहाँ पर क्या होता है बताओ, ब्लड को हमारा छनना होता है। ये जो ब्लड है वो यहाँ से क्या होना चाहिए बताओ, छनना चाहिए। तो ब्लड को छनने के लिए किसकी जरूरत होती है बताओ, प्रेशर की। और वो प्रेशर यहाँ पे कितना है, 40 mm Hg, जिसको बोलते हैं CHP, कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो यहाँ पर होता है, बोलो वो कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है। और यहीं पर एक और क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन होता है वो एक और प्रेशर लगा रहा होता है। याद करो, ब्लड में एक जो प्रोटीन होता है जो एक और प्रेशर लगा रहा होता है। यहाँ पर प्रेशर कितना था बताओ, 80, यहाँ 40, और ये तो और घट के कितना हो जाता है, 15 mm ऑफ क्या हो जाता है, Hg हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर से कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन होता है वो एक प्रेशर लगाता है जो चाह रहा है कि ये ब्लड छने की ना छने, बोलो ना छने। और ये कितना होता है, -28 mm ऑफ Hg होता है। बोलो, ये जो प्रोटीन होता है वो जो प्रेशर लगा रहा है वो -28 mm ऑफ Hg होता है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं नेट फिल्ट्रेशन। नेट फिल्टर कैसे होगा, 40 ये है प्रेशर जो बोल रहा है कि छने, और जो बोल रहा है ना छने वो कितना लगाएगा, 28। तो 40 में 20 गया तो कितना हो गया बताओ, 20 और 8। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है नेट फिल्ट्रेशन वो कितना हो रहा है बताइए, 12 + 12 mm ऑफ Hg। तो इस प्रेशर की वजह से ये ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ, फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। अब याद रखना, ब्लड में भी कौन सा पार्ट छनेगा, आरबीसी की डब्ल्यूबीसी। बताओ साइज किसका बड़ा होता है, आरबीसी का साइज बड़ा है कि डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा है। तो पता है डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा है, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ से छन नहीं पाएगा। ऐसा सोच रहे होगे, नहीं, यहाँ पे आरबीसी नहीं छनता है लेकिन डब्ल्यूबीसी यहाँ पर छन जाता है। और छनने के बाद वो उधर चले जाते हैं, सब छन जाता है। जैसे कि प्रोटीन नहीं छनता, प्लेटलेट्स नहीं छनता, बाकी सारा छन जाता है। और ये जो फ्लूइड जो बन के बाहर यहाँ निकल बन रहे हैं, इन फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। हम इन फ्लूइड को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। अभी मैं इसको लिम्फ नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं, याद रखो, इसको लिम्फ नहीं कह रहा हूँ। ये जो ब्लड है जब ब्लड वेसल से निकलता है तो उसका नाम बदलता है। क्या बोला, जब ये ब्लड अपने ब्लड वेसल से निकलता है तो उसका नाम बदलता है। जैसे याद आ रहा है, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोलो, किडनी पढ़ा था। तो किडनी में जब रीनल आर्टरी से क्या आ रहा था बताओ, ब्लड आ रहा था, याद करो। तो रीनल आर्टरी से जब ब्लड आता था तो हम जब यहाँ पर देखते थे, यहाँ एंटर करता था। तो ये जो ब्लड है इसको हम ब्लड नहीं कहते थे, इसको बोलते थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। यहाँ से जो छन छन के निकलता था उसको क्या बोलते थे बताओ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते थे। याद है। तो ब्लड जब ब्लड वेसल से निकलता है
तो उसका नाम बदलता है। तो यहाँ पर हमने कहा टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, और वो भी प्योर टिश्यू फ्लूइड। और इस टिश्यू फ्लूइड में क्या भरा है बताइए? ऑक्सीजन। यहाँ पर से ये ऑक्सीजन को लेके गया है, ऑक्सीजन है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, और ये सेल्स को क्या दे रहा है बताओ? यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहा है, और वो भी बढ़िया ऑक्सीजन मिल पा रहा है अब इस टिश्यू फ्लूइड की वजह से, इस टिश्यू फ्लूइड की वजह से। तो आप लोग, कई लोग बोल रहे हैं तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यही टिश्यू फ्लूइड जो है वही क्या लिम्फ है? हाँ बताइए, क्या यही लिम्फ है? कौन बताएगा? तो अब देखो, यहाँ पर O2 तो इसको दे रहा है, अब O2 देने के बाद यहाँ से क्या ले रहा है बताओ? ये यहाँ से CO2 ले रहा है। तो जब इसने O2 दिया और CO2 लिया, तो अब ये एक प्रकार से क्या हो रहा है बताइए? CO2 जो है वो वेस्टेज आते जा रहा है। अब इसके बाद ये जो फ्लूइड है वो वापस से कहाँ आना चाहेगा बताइए? ब्लड में आना चाहेगा, लेकिन ये वापस नहीं आ सकता। बताइए, क्या ये जो फ्लूइड है वापस आना चाह रहा है? क्या ये फ्लूइड वापस आके इधर वेन से निकल जाऊं बोलेगा तो हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वापस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नेट फिल्ट्रेशन कितना है? 12 है, और इस 12 की वजह से ये वापस इसमें एंटर नहीं करेगा। अब ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है बताइए? जितना ब्लड यहाँ पे आया है बताओ, उसका वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा बताओ? डिक्रीज होगा, क्योंकि भाई भले 2% ये हो रहा है, ऐसा थोड़ी पूरा हो रहा है, 2% ही हो रहा है, लेकिन ब्लड जितना आ रहा है उसका पूरा वॉल्यूम उतना नहीं जा रहा है। मतलब कुल मिला के वॉल्यूम घट गया। अब ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो हो गया, ब्लड का प्रेशर भी क्या हो रहा है बोलो? घट रहा है। तो यहाँ पर क्या समस्या हमको मिली कि दूसरा वॉल्यूम घट गया, पहला क्या हो गया कि ये कचरा यहीं पड़ा है, इस कचरे को हमको, मतलब ये जो CO2 है इसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा ना। और तीसरा समस्या है कि ये जो है वो इस ऑर्गन में ये लिक्विड क्या होते जाएगा? भरते जाएगा। अब ये लिक्विड भरेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? पानी भरेगा तो यहाँ पर क्या होने लगेगा बताइए? सूजन होने लगेगा। तो टोटल हमारे पास कितनी समस्याएं हैं बताइए? यहाँ हमारे पास टोटल यहाँ पर 3 समस्याएं हैं। पहला, जो ब्लड आया यहाँ पर वो पूरा का पूरा यहाँ से नहीं गया। दूसरा, यहाँ पर जो कचरा बना है वो कचरा अभी भी रखा हुआ है। और तीसरा जो है वो लिक्विड जो है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग गया। तो इन सब को बाहर निकालने के लिए हमें एक और सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और उसी को हम यहाँ पर फिर क्या कहेंगे बताइए? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी कहेंगे। क्योंकि जब यहाँ से लिक्विड को यहाँ से निकाल के मैं इसमें डाल दूं तो यहाँ पर पानी भी इकट्ठा नहीं होगा, कचरा भी निकल जाएगा, और जितना ब्लड आया था ये वापस से उतना ही ब्लड यहाँ पर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ों को यहाँ समझाने में आसानी हो। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए कि अभी यहाँ पर जो लिक्विड है उस लिक्विड को हमें यहाँ से निकाल के यहाँ उड़ेलना है। तो यहाँ पर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से लिम्फ कैपिलरीज क्या होते हैं बोलो? प्रेजेंट होते हैं। और ये लिम्फ कैपिलरीज जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से, मान लो लिम्फ कैपिलरी होगा और यहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से ये क्या बोलते हैं, जो बेकार का टिश्यू फ्लूइड है वो इकट्ठा होता है। इसके साथ साथ जो वेस्टेज होते हैं, कचरा होते हैं, सब यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो लिम्फ कैपिलरी में अब ये जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? अब लिम्फ के नाम से जाना जाता है।
तो ये जो फ्लूइड होता है ये इस तरीके से ये इकट्ठा होके, है ना, ये इकट्ठा होके, भावनाओं समझो, ऐसे रफ डायग्राम पे समझा रहा हूँ, और ये लिम्फ इसमें इकट्ठा होके लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू अब ये क्या करता है बोलो, आगे ट्रेवल करता हुआ जाता है, और ये फिर आगे ट्रेवल करता हुआ जाता है और ये थोरेसिक डक्ट में जाकर खुलता है। लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ खुलते हैं, हमारे थोरेसिक डक्ट में जाकर खुलता है, और ये फिर आगे जाकर हमारे वेन्स में क्या हो जाता है बोलो, इस तरीके से ये गिर जाता है। बोलो ठीक है। तो ये जो है वो लिम्फ जो भरा है, जो लिम्फ बना है, वो इस लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू किसमें जाकर खुलता है, वेन में जाकर खुलता है। अब सोच के देखो, ये लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो लिम्फ है वो हमारे वेन में आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, क्या ये अपने आप आ गया? हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्लड होगा, यहाँ का ब्लड भी तो क्या हो सकता है, इसमें इजिली क्या कर सकता है बोलो, जा सकता है, मतलब इसके थ्रू वापस इधर। यही वाला जो लिम्फ है वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है बताओ, 15 mm ऑफ Hg है, और यहाँ पर जो लग रहा है प्रोटीन वो प्रेशर 28 है। तो 28 और 15 कितना हुआ, -13, मतलब यहाँ का जो प्रेशर है वो और -13 है। तो ये क्या कर रहा है, शक कर रहा है, यहाँ के प्रेशर की कमी होने की वजह से ये वाला इजिली क्या कर पा रहा है, यहाँ से यहाँ गिर पा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ का लिम्फ ये इधर गिर पा रहा है? क्या ये बात समझ में आई? अब इसीलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जनरली वो किस में लगाए जाते हैं बताओ, वेन्स में लगाया जाता है कि आर्टरी में लगाया जाता है? तो जनरली जो इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, वेन्स में लगाते हैं। और आपने देखा होगा जब हम इसमें बॉटल चढ़ाते हैं तो इसी में ऊपर क्या करते हैं, बॉटल ऐसे लगा के इसमें डाल देते हैं ताकि इजिली क्या हो सके बताओ, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। इंजेक्शन जो लिया जाता है वो भी वेन से लिया जाता है, क्योंकि देखो ना, आर्टरी जो होती है वो हार्ट के नीचे होती है और पूरे बॉडी को क्या सप्लाई कर रही है बताओ, ब्लड सप्लाई कर रही है। और दूसरा यहाँ का प्रेशर क्या होता है बोलो, बहुत ज्यादा हाई होता है। यदि यहाँ का प्रेशर बहुत हाई है तो यदि ये रप्चर्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड का फवारा निकल जाएगा। क्या बात समझ में आई? इसीलिए तो इसकी दीवारें क्या होती है, अंदर की ओर क्या होती है, धसी हुई होती है। यदि ये बाहर हुआ तो यदि फटा तो पूरी तरीके से ब्लड क्या हो जाएगा बताओ, फव्वारा बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। तो इंजेक्शंस जो होते हैं वो इस तरीके से इसमें लगाए जाते हैं। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो फ्लूइड बना है इसे हम क्या कह रहे हैं अभी, लिम्फ कह रहे हैं। ठीक है बोलो। अब ये लिम्फ कहाँ चला गया है बताओ, हमारे वेन में, वेन से वेना कावा, और वेना कावा से वापस कहाँ चला जाएगा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब वही हार्ट में ये चला जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बताइए, लिम्फ नोड के बारे में। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं 1 मिनट में। यहाँ पर से क्या होता है, ब्लड आता है, यहाँ का प्रेशर, ये आर्टरी है, और ये आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। जब ये यहाँ से आर्ट्रियोल में जाता है तो ये कैपिलरीज आती है, कैपिलरीज का प्रेशर जो होता है वो और फॉल होता है 40 mmHg, और यहाँ पर जब जाते हैं वेन्स में तो यहाँ पर और 15 mm ऑफ Hg होता है। जब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त ऑक्सीजन हमारी सेल्स को नहीं मिल पा रहा होता है। पर्याप्त ऑक्सीजन देने के लिए क्या होता है, यहाँ का ब्लड क्या होता है, क्षमता है। जब यहाँ का ब्लड क्षमता है किसकी वजह से, 40 mm ऑफ Hg की वजह से, जो प्रेशर कहलाता है कोलाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और एक प्रेशर और होता है जो नहीं चाहता कि ये ब्लड क्या हो सके बोलो, छने,
तो वो होता है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो होता है -28 mmHg होता है, लेकिन ये जो डिफरेंसेस होता है वो 12 mm ऑफ Hg का प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पर छन जाता है और छन करके हमारी सेल्स को ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन को दे करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन ये जो फ्लूइड जो छना है वो हमने क्या कहा था, दिस इज टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड अब यहाँ से जाता है और साथ में ही क्या लेता है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन अब ये फ्लूइड वापस नहीं आ सकता। अब यदि ये फ्लूइड वापस नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या है बताइए, सॉरी यहाँ पर जो प्रेशर है वो +12 का है, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो उसको वापस आने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में घाटा ये हो रहा है कि ये लिक्विड यहीं जमा रह जाएगा। बोलो, ये लिक्विड यही जमा रह जाएगा, और लिक्विड जमा रह जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कचरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जमा रहने से ये यहाँ सूजन आ जाएगी, इडीमा हो जाएगा, कचरा अभी भी वही है। और तीसरा, ब्लड का वॉल्यूम भी घट गया है। देखो, जितना ब्लड आया था अब ये ब्लड इधर आ गया, उतना ब्लड वहाँ बाहर नहीं निकल पा रहा है। तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक और नए सिस्टम को यहाँ पर देखा। यहाँ पर से जो होते हैं फ्लूइड निकलते हैं इंटरस्टिशियल वेसल, इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या निकलता है, लिम्फेटिक वेसल्स निकलते हैं। और ये लिम्फेटिक वेसल्स में क्या रहता है, ये क्या रहता है, CO2 रहता है, वेस्टेज रहता है, और क्या रहता है बताइए हमारा CO2 वेस्टेज, और जो भी कचरा रहता है वो इसमें जाकर इकट्ठा हो जाता है। और इस फ्लूइड को हमने क्या कहा बताओ, लिम्फ कहा है। एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लिम्फ में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, नो। CO2 होगा, बोलो यस। प्लेटलेट्स होगा, नो। प्रोटीन होगा, नो। RBC होगा, नो। क्या WBC होगा, यस। बाकी सब छनते हैं, जो नो करके अलावा मैंने बताया, बाकी जो जो मैंने आपको बताया था वो सब आपका यहाँ पर फिल्टर होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? फिर ये इसके थ्रू क्या होते हैं बताइए, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू फिर ये क्या होता है बताइए, थोरेसिक डक्ट, और थोरेसिक डक्ट के थ्रू फिर ये हमारे इस तरीके से वेन्स में क्या कर जाता है बताओ, एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा क्या बताओ, लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ नोड के बारे में। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने अभी देखा है किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिम्फ नोड के बारे में। अभी ये पहला सेक्शन है, इसका सेकंड लेक्चर जो रहेगा, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, जस्ट लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्म में। थैंक यू।